शक्ति के 48 नियम, संक्षिप्त संस्करण, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स, 48 लॉज ऑफ पावर। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांवपेच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए, इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांवपेचों की जरूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। सतत छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो हमें पुराने जमाने के सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादों को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और संस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वहां शक्ति के हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति को खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति बन दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपने चालों को छिपाना सीख लिया। अपने विरोधी की पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुलेआम विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करता था। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था जिसमें सतत सावधानी और रणनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसा पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार को संस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया की खुद को न्याय और सभ्यता की पराकाष्ठा मानती है, लेकिन वही निष्कृष्ट भावनाएं हमारे अंदर भी घुमड़ती है। खेल वही है, बाहर से तो उसको आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सकें, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सकें, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरों लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा, और अगर उन्हें यह एहसास भी नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम को अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझें। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे।
तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफी सफल हो सकते हैं। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। विचार, अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय आप अपने बॉस को ज्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करते आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनाना चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होगी। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज्यादा दैवीपन दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी न माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुंहचंडों लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उसकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा दूसरी दरबारियों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषज्ञता पूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित प्रतिक्रिया करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक है तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दे।
सबको यह स्पष्ट बता दे कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। तस्वीर: आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने की तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है ये वे सूरज जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूरज को चमकते समय वे नजर नहीं आते। नियम 2: मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार: मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। शक्ति की कुंजी: यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्मम है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। चूंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या है। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर आपके दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित
हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलीरेंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलीरेंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टैलीरेंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीरेंड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलीरेंड और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मनों के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी ना हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्र के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर कृतघ्नता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतघ्नता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय। यह सीखें कि आपने अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मुठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है।